जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है व्हाइट रिवॉल्यूशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट। व्हाइट रिवॉल्यूशन जीएस पेपर 3, उसमें क्वेश्चन एक तरह से बन सकता है या आगे पूछा जाएगा, बट जीएस पेपर 6 में व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन बनेंगे, आज नहीं कल, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एनिमल हस्बेंड्री, व्हाइट रिवॉल्यूशन और डेयरी डेवलपमेंट से संबंधित, उन्हीं को डिफरेंट डायमेंशन से हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से हमने स्टार्टिंग में ट्राई किया है कि जो लाइव स्टॉक्स है उत्तर प्रदेश में क्या रैंक है और क्या उसका रोल है और किसे यानी कि किस स्टेज पे यूपी खड़ा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि सिग्निफिकेंस क्या है आपका डेयरी डेवलपमेंट में या एनिमल हस्बेंड्री में उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्या है कि चैलेंजेस और समस्याएं क्या हैं एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित या डेयरी डेवलपमेंट या वाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है कि मिल्क कोऑपरेटिव्स, एक क्वेश्चन हो सकता है कभी फ्यूचर में पूछा जाए मिल्क कोऑपरेटिव से रिलेटेड कि यूपी में मिल्क कोऑपरेटिव का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका क्या रोल है दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन में यूपी में, और क्यों सक्सेस नहीं हो पा रही है मिल्क कोऑपरेटिव जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र या अदर स्टेट्स में सक्सेस रेशियो है उसके कंपेयर में यूपी में। तो हमने उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बस उसका हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव या इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखे हैं मान ली। नेक्स्ट क्या है कि यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स, उत्तर प्रदेश सरकार की जो अपनी स्कीम्स हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित या वाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित, या हम कह सकते हैं कि आप डेयरी डेवलपमेंट से संबंधित, उन स्कीम्स या इनिशिएटिव्स को मैंने टोटल 7 या 8 स्कीम्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। और अब स्टार्ट करते हैं। ये अलग बात है कि अभी तक कोई खास इसके ऊपर क्वेश्चन टॉपिक्स पे नहीं बना, बट ये हमेशा न्यूज़ में रहता है और हर 2 महीने पे कोई ना कोई न्यूज़ इससे संबंधित रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। आज नहीं कल इससे किसी ना किसी डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइव स्टॉक सेंसस, पहले हम जान लें लाइव स्टॉक क्या है। लाइव स्टॉक का मतलब कि कैटल और बुफेलो वनली नहीं होते, यानी कि गाय या भैंस ही तक सीमित नहीं होता है। लाइव स्टॉक का मतलब कि सारे वो जानवर जो इंसान अपने इकोनॉमिक या कॉमर्शियल पर्पज से उनका पालन करता है उसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। कोई भी जानवर जिसको इंसान अपने कॉमर्शियल पर्पज से या इकोनॉमिक्स के लिए उसका पालन पोषण करता है, ऐसे जानवर को हम लाइव स्टॉक कहते हैं। जैसे कि आपका बुफेलो हो गया यानी कि भैंस, कैटल यानी कि गाय, और गोट्स यानी कि बकरी, शीप्स यानी कि भेड़ें, और उसके अलावा कैमल यानी कि ऊँट, पिगरीज यानी पिग्स यानी कि जिसको सुअर कहते हैं, और उसके अलावा आपका चिकन्स यानी कि मुर्गे या कुक्कुट करके हिंदी में कहते हैं उसको। और इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसको हम अपने कॉमर्शियल पर्पज से अपने कुछ पार्टिकुलर नीड्स को पूरा करने के लिए उनका पालन पोषण करते हैं। ऐसे जानवरों को रेयरिंग करने वाले एनिमल को हम लाइव स्टॉक कहते हैं। तो लाइव स्टॉक्स में मैंने टोटल 6 या 7 एनिमल्स आपके सामने बताए या रखे। उन 7 एनिमल्स को हम यहाँ डिस्कस तो नहीं कर सकते, बस कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। उनमें से मोस्टली क्या है, दूध उत्पादन यानी कि मिल्क से रिलेटेड ही जो इन्फॉर्मेशन है उसी पे क्वेश्चन बनता है या पूछा जाएगा। हाँ, अभी पिछले 2 या 3 सालों में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये हम पढ़ रहे हैं पिछले 2 या 3 सालों से, कि लोगों का, पब्लिक का जो चॉइस है वो चेंज हुआ है, पब्लिक का जो टेस्ट है वो बदला है। लोग ज़्यादातर खासकर युवा जो कम्युनिटी है वो प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये एक इन्फॉर्मेशन हम उसमें देखते हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट का मतलब कि मीट हो गया, मछली हो गई, आपका दुग्ध हो गया यानी कि दूध है, या डेयरी सप्लीमेंट्स या डेयरी बाई प्रोडक्ट्स जितने भी है, पनीर, घी, मट्ठा, मक्खन जो भी है, ये सारे की तरफ लोगों का एक तरह से रुझान बढ़ा है और इसकी डिमांड भी बढ़ी है और कंजम्पशन का लेवल भी और लोगों की चॉइसें भी बढ़ी हैं। एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लोगों का जो इनकम है, हाउस होल्ड इनकम,
या डिस्पोजेबल इनकम है हाउस होल्ड का, वो भी बढ़ा है, जिसके कारण लोगों की चॉइस बढ़ी है और इसकी तरफ है अलग अलग टेस्ट लोगों ने क्रिएट किए हैं और वो ज़्यादा कंजम्पशन की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे उन पॉइंट्स को सामने रखेंगे और हर एंगल से कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं कवर हो जाए। आपका जो हैचरीज और चिकन रेयरिंग या हैचरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है और वो अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है, यानी कि मुर्गी पालन, ठीक है, तो और अंडा, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, बट फ्यूचर में हो सकता है कि कभी पूछा जाए। और इसका भी बहुत मास लेवल पे प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अलग हर लमसम सारे डिस्ट्रिक्ट में इसका लोकल लेवल पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन बनता है। गोल्ड रियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि बहुत मास लेवल पे होता नहीं और लोग ट्रेडिशनल वे में ही, और उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा है भी नहीं और लोग उस तरह से उतना परचेजिंग पावर नहीं, बहुत कॉस्टली पड़ता उसका प्रोडक्शन भी और उसका मीट भी, इसलिए गोल्ड रियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। वनली और वनली जो क्वेश्चन इस फील्ड में बनेगा वो आपका एनिमल हस्बेंड्री का में मेनली मिल्क प्रोडक्शन यानी कि डेयरी डेवलपमेंट या डेयरी से संबंधित जो एस्पेक्ट्स है उसी पे, ठीक है, तो उसको दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक, और वो न्यूज में भी रहता है व्हाइट रेवोल्यूशन। अभी जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का मतलब कि व्हाइट रेवोल्यूशन फेज सेकंड स्टार्ट किया गया 2024 में सितंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और 2024 से लेकर के व्हाइट रेवोल्यूशन फेज सेकंड ये चलता रहेगा 2029 तक। तो उसका कुछ है अंश या जो भी शेयर उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट होगा उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन हमें, अलग बात है कि नहीं मिल पाई, बट हमने कोशिश किया कि उसको भी यहाँ पे मेंशन करें। अब हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं। देखिए हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो फैक्ट्स कहीं से भी, ये लाइव स्टॉक सेंसस का है वो 2019 का ही डेटा हमारे पास उपलब्ध है और इसीलिए हम इसको 2019 का जो डेटा है वो 20th यानी कि 20वें नंबर का लाइव स्टॉक सेंसस था, वही डेटा हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 2024 से लेकर के 2025 तक, ठीक है, ये 21वें नंबर का लाइव स्टॉक सेंसस हुआ है। 21st है, तो 21st का मतलब 21वें नंबर का जो लाइव स्टॉक सेंसस कब काउंट किया गया है, 2024 से लेकर के 2025 तक, ठीक, तो उसका डेटा 21वें वाले लाइव स्टॉक सेंसस का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने 20वें वाले का सेंसस का डेटा आपके सामने रखा। तो 2019 वाला जो 20वां लाइव स्टॉक सेंसस है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में पहला स्थान है। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का मतलब वो सारे एनिमल जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, 5 एनिमल, उन सबको इक्वल कंप्लीटली काउंट करेंगे तो यूपी में सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक्स पाए जाएंगे कंपेयर टू अदर स्टेट्स के, ठीक है, तो यूपी होल्ड्स फर्स्ट प्लेस इन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, ठीक, पहली इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे बताई कि फर्स्ट रैंक इन बुफेलो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भैंसे भी हैं, भैंसों की जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, तो फर्स्ट रैंक इन बुफेलो यानी कि भैंस। नेक्स्ट क्या है कि सेकंड रैंक इन कैटल एनिमल यानी कि जो है काऊ, गाय के मामले में भी यूपी का पहला स्थान है, सबसे ज्यादा गाय जो है गौवंश कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे वेस्ट बंगाल है, ठीक, तो दूसरा स्थान आपका कैटल के मामले में आपका यूपी का ही है, और भैंस के मामले में यानी बुफेलो में यूपी का पहला स्थान है, ठीक। गोट रियरिंग, गोट का मतलब कि बकरियों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की जनसंख्या है बकरियों की। तो टोटल एनिमल यानी लाइव स्टॉक्स में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। टोटल बुफेलो में यानी भैंस में उत्तर प्रदेश का भी पहला स्थान है। कैटल यानी कि काऊ जो है उसके रियरिंग में वो एनिमल में यूपी का आपका दूसरा स्थान है। और बकरियां, ठीक है, गोट्स पालन में भी उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। तो यूपी एक तरह से बहुत ही अच्छे कंडीशंस में है ये इस तरह से लाइव स्टॉक्स के मामले में। देखिए लाइव स्टॉक कॉन्ट्रीब्यूट 7% टू स्टेट जीडीपी। अगर हम स्टेट जीडीपी की बात करते हैं तो लाइव स्टॉक्स में भागीदारी हमारे स्टेट की 7% है। तो टोटल जीएसडीपी यानी स्टेट की जीडीपी में उत्तर प्रदेश में 7% जो है रोल लाइव स्टॉक का है। लाइव स्टॉक का रोल का मतलब कि चाहे वो अगर बुफेलो है, बुफेलो में जो एक तरह से फ्रीज्ड मीट सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर पूरे इंडिया में यूपी ही है। तो विदेशों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर बुफेलो मीट का उत्तर प्रदेश ही करता है, जिसको कारा मीट कहते हैं, तो यूपी का पहला स्थान है। इसीलिए यूपी का रोल इसमें बहुत अच्छा है। उसके अलावा मिल्क, दूसरा आइटम क्या हो गया, मिल्क।
मिल्क के प्रोडक्शन से भी यूपी का बहुत ज्यादा रोल है, इसीलिए हमारा ये 7% जीडीपी किससे आता है, लाइव स्टॉक से आता है। उसके अलावा जैसे हैचरीज मैंने बताया अंडा प्रोडक्शन में तीसरे या चौथे स्थान पर रहता है, और चिकन हो गया, ठीक है, मुर्गियां, कुक्कुट जिसे कहते हैं, कुक्कुट क्या है, ये हिंदी में टर्म है। तो ये सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल है, और ये सब एलाइड एक्टिविटीज़ में आएंगे। जैसे एग्रीकल्चर के साथ हम क्या पढ़ते हैं साथ में, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर से ही जुड़ी ही ऐसी चीज़ें, बट उसी की एलाइड एक्टिविटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर पे ही कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली निर्भर हैं। देखिए, तो लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट 7% टू स्टेट जीडीपी। स्टेट की जीडीपी में लाइव स्टॉक का रोल कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है, 7% है। अगर लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल पे देखा जाए, इंडिया लेवल पे, तो वो मात्र 5.2% है। वही पॉइंट मैंने मेंशन किया, वाइल फॉर इंडिया जीडीपी 5.2%। तो लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन इंडिया लेवल पे अगर जीडीपी की बात करें तो मात्र 5.2% है, और यूपी लेवल की अगर बात करें तो यूपी का यानी कि रोल ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया के। इंडिया में लाइव स्टॉक की जीडीपी में कितना रोल है, 5.2% है, और यूपी का अगर खाली कैलकुलेट करें तो यूपी में लाइव स्टॉक का मान ली यूपी में 7% है यूपी के जीएसडीपी में, ठीक है, इसलिए बेटर पोजीशन है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाईएस्ट मिल्च एनिमल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है। मिल्च एनिमल का मतलब क्या है, दुग्ध पैदा करने वाले जानवर। मिल्च एनिमल का मतलब कि दुग्ध पैदा करने वाले जानवरों की अगर हम बात करें तो यूपी पूरे इंडिया में अकेले ही 19% जानवर दुग्ध एनिमल पैदा करने वाले यूपी में ही हैं, ठीक है। तो उसी पॉइंट से मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि 19% कंट्रीज की भागीदारी मिल्च एनिमल में। मिल्च का मतलब कि दूध पैदा करने वाले जानवरों की जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा जानवर यूपी के पास ही हैं, और पूरे भारत के दूध पैदा करने वाले जानवरों में 19% अकेले यूपी का शेयर है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कितना है मिल्च एनिमल का, 5 करोड़ लमसम, 5.31 करोड़ या 5 करोड़ मोटा मोटा समझिए, ठीक है। तो 5.31 करोड़ मिल्च यानी कि दुग्ध पैदा करने वाले जानवरों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, जो कि पूरे भारत के एनिमल यानी दूध पैदा करने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा है, और वो भागीदारी है 19%, ठीक है, यानी 19। टोटल मिल्क प्रोडक्शन, अगला पॉइंट क्या है कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन। टोटल मिल्क प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में कितना है, 414 मिलियन मैट्रिक टन है। कितना है, 414 मिलियन मैट्रिक टन है उत्तर प्रदेश में टोटल मिल्क प्रोडक्शन। टोटल दूध का पैदावार उत्तर प्रदेश में 414 मिलियन टन है, और ये पूरे भारत के दुग्ध उत्पादन में 20% भागीदारी यूपी की है। पूरे भारत के दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 20% है। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी इंडिया का अकेले ही यूपी 20% दुग्ध पैदा करता है। 2023-24 में हम डेटा पढ़ते थे 16% उत्तर प्रदेश का रोल है, या पूरे इंडिया के दुग्ध उत्पादन में यूपी का रोल है या शेयर है। अब ये 20% हो चुका है नए डेटा के अनुसार। देखिए, मिल्क प्रोसेसिंग की बात अब चल रही है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, मिल्क प्रोसेसिंग में उत्तर प्रदेश का क्या रोल है। तो देखिए, पूरे इंडिया लेवल पे मिल्क प्रोसेसिंग का लेवल परसेंटेज कितना है, 17% है। भारत वर्ष लेवल पे, इंडिया लेवल पे मिल्क प्रोसेसिंग यानी दूध से जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनका वो कितने परसेंट दूध यूज किए जाते हैं, इस तरह से 17%, ठीक है। इंडिया लेवल पे मिल्क प्रोसेसिंग मात्र 10% है। तो यूपी लेवल पे दूध प्रोसेसिंग कितना है, मिल्क प्रोसेसिंग 10% है। तो यूपी लेवल पे कम है और इंडिया लेवल पे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। वही पॉइंट मैंने मेंशन किया कि देखिए, मिल्क प्रोसेसिंग मात्र 10% है यूपी में, ठीक है। टोटल दूध जो पैदा होता है यूपी लेवल पे उसका मात्र 10% प्रोसेसिंग के थ्रू यूज किया जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब बाई प्रोडक्ट हो गया, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, घी हो गया, मट्ठा हो गया, ठीक है, और चॉकलेट्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, जो भी दूध के प्रोडक्ट बनाए जाते हो उसके लिए मात्र 10% हम यूज करते हैं। तो दूध प्रोसेसिंग मात्र 10% होता है यूपी में, ठीक है। इंडिया लेवल पे दूध प्रोसेसिंग कितना होता है, 17% है, ठीक है। देन इंडियाज एवरेज यानी नेशनल एवरेज 17% है। तो 17% यानी कि दूध का प्रोसेसिंग होता है इंडिया लेवल पे, जबकि यूपी लेवल पे मात्र 10% होता है। ये इस बात का पॉइंट्स है कि कहीं ना कहीं ये बात एक्सप्रेस करता है या शो करता है कि यूपी लेवल पे दूध का प्रोसेसिंग बहुत ही कम है, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट पे। दूसरे नंबर पे क्या है कि अभी फर्दर यूपी में ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं
कि दूध की प्रोसेसिंग के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए। दूसरा पॉइंट। तीसरे नंबर में टेक्नोलॉजीज और आपका क्लस्टर सिस्टम जनरेट करने के ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, क्योंकि यूपी सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। दूध का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में ही होता है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया के अकेले 20% दूध को यूपी अकेले पैदा करता है। बट यूपी जितना भी दूध पैदा करता है अकेले, उसका मात्र 10% ही प्रोसेसिंग के तौर पे यूज करता है। प्रोसेसिंग का मतलब जो बाई प्रोडक्ट्स मैंने अभी बताया वो बनता है। तो यानी यूपी में दूध के नाम पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पुअर है, क्लस्टर सिस्टम नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या आपका एमएसएमई वगैरह उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो कि पनीर के प्रोडक्ट्स को या दूध के प्रोडक्ट्स को, चीज हो गया या इस तरह के प्रोडक्ट्स को फर्दर बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करें या अपने लोकल इकोनॉमी को बूस्टअप करें। तो इसके ऑप्शंस बन जाते हैं हमारे पास। ये इस पॉइंट से यहाँ पे क्लियर हो जाता है, निष्कर्ष निकल जाता है। ठीक है, कि हम मात्र 10% दूध जो भी पैदा होता है उसका प्रोसेसिंग करते हैं, जबकि हम पैदा पूरे इंडिया लेवल पे कितना कर रहे हैं, 414 लाख मेट्रिक टन हम दूध पैदा करते हैं, जो कि पूरे इंडिया का 20% हम अकेले दूध पैदा करते हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा है, जबकि हम प्रोसेसिंग में बहुत ही पुअर हैं, बहुत ही वीक है। तो इट शोज अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे देखिए, यूपी के कुछ एरियाज दूध पैदा करने में बहुत ही आगे हैं, जैसे कि आपका बुलंदशहर है, आपका अलीगढ़ है, मेरठ का जोन है, मुजफ्फरनगर का जो बेल्ट है, इधर सहारनपुर है, आजमगढ़ है। इस तरह से 4-5 पॉकेट्स हैं, आगरा है, जहां पे दूध की पैदावार बहुत भारी मात्रा में होती है यूपी में। नॉर्थ इंडिया का डेयरी कैपिटल कौन सा सिटी कहलाता है? बुलंदशहर। नॉर्थ इंडिया का डेयरी कैपिटल कहां पे है? यूपी में है, वो है बुलंदशहर। तो होम टू डेयरी कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का डेयरी कैपिटल कहां पे है? यूपी में है, वो क्या है? बुलंदशहर है। अगला पॉइंट, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन मिल्क प्रोडक्शन। यूपी में जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं, उनमें हमने मेंशन किया, एक तो बुलंदशहर है, मेरठ है, आगरा है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है। सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हमने क्या है यहाँ पे डिस्कस, जो भी डिस्क्राइब किए वो यहाँ के हैं, वेस्ट यूपी के हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन में जो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में, उसमें सब सारे के सारे कहां पे हैं? वेस्ट यूपी में हैं। ईस्ट यूपी का मात्र एक डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोडक्शन में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, वो है आपका आजमगढ़। इसका मतलब कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, बट हम उसको अभी हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं ईस्ट यूपी के मिल्क प्रोडक्शन। न तो यूनिट्स लगा पाए, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ना तो उतना स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिग्निफिकेंस। अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें या डेयरी डेवलपमेंट में, तो उसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उस पॉइंट ऑफ से देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है आपका डेयरी डेवलपमेंट में? सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या है? कि लोगों की जीवन यापन का यह साधन है। नंबर 1, हेज अगेंस्ट क्रॉप फेल्योर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहीं ना कहीं एक तरह से क्रॉप फेल्यूर की कंडीशंस में लोगों का सप्लीमेंट्री इनकम का सोर्स बन जाता है। क्रॉप फेल्यूर का मतलब क्या हुआ? कि एक साइड हमने एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्शंस को रखा, और दूसरे साइड में मैंने एनिमल रियरिंग को रखा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस या क्रॉप प्रोडक्शंस में हम क्या देखते हैं कि सब कुछ निर्भर करता है कहीं ना कहीं वेदर पे या नेचर पे। एनिमल रियरिंग में क्या है? नेचर पे निर्भर तो करता है, बट उसका असर इंपैक्ट कम पड़ता है। जहां पे कोई भैंस 5 लीटर दूध देती थी, अगर बारिश ना हो, जो भी पास्चर लैंड है वो प्रॉपरली आपका ग्रो ना करने पाए, तो वो 2 लीटर हो जाएगा या 3 लीटर हो जाएगा उसका दूध। बट कहीं ना कहीं वो दूध देगी, और उतना ज्यादा इंपैक्ट नेचर नहीं डाल सकता है। डेयरी प्रोडक्शन में या आपका लाइव स्टॉक के मामले में कंपेयर टू क्रॉप कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन सब कुछ निर्भर करता है नेचर पे, वेदर पे, क्लाइमेट पे, रेनफॉल पे, टेम्परेचर पे। तो इट डिपेंड्स ऑन वगरीज ऑफ नेचर, क्रॉप कल्टीवेशन। दूसरे साइड में मैंने जो पॉइंट्स रखा आपके सामने, ये नेचर पे निर्भर तो करता है, बट उसका इंपैक्ट कम पड़ता है। चाहे वो लाइव स्टॉक्स हो, चाहे वो आपका एनिमल रियरिंग हो, चाहे आपका बुफेलो हो, चाहे काऊ हो, चाहे गोट हो रियरिंग हो, या शीप्स हो गया, या आपके दूसरे हैचरीज हो गया, सब कुछ। ठीक है,
तो ये कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री इनकम का सोर्स बन जाता है। अगर कोई फ्लड आ जाए, कभी सूखा काल पड़ जाए तो क्रॉप फेल्यूर हो जाएगा, बट ये कहीं ना कहीं दूसरे साइड से हमारे इनकम का सोर्स बन जाएगा। उसी पॉइंट्स को मैंने कहा कि हेज अगेंस्ट क्रॉप फेल्यूर। नेक्स्ट पॉइंट, टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन एग्रीकल्चर में, गांव में आप देख सकते हैं। उस तरह की समस्याओं का निजात आपको कहां मिलेगा? इसी में मिल जाएगा, डेयरी डेवलपमेंट में या एक तरह से एलाइड एक्टिविटीज में। सेवियोर ऑफ लेबर एंड मार्जिनल फार्मर, ये सेवियोर है ऑफ लेबर एंड मार्जिनल फार्मर, यानी कि सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट का साधन है, लोगों को रोजी रोटी प्रोवाइड करता है। जहां पे एक्सेसिव लेबर इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में या क्रॉप कल्टीवेशंस में, तो बहुत भारी मात्रा में लोगों को सेकेंडरी इनकम का साधन भी ये बन जाता है। सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हमारा जो फूड इंटेक्स का सिस्टम्स है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट हम नहीं ले पाते। बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है हमारे फूड इंटेक में या डाइट में। उसकी भरपाई हम कहीं ना कहीं मिल्क या उसके या डेयरी प्रोडक्ट्स या आपका मीट प्रोडक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। ये सप्लीमेंट्री डाइट का या एक तरह से न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। चाहे वो मीट, जैसे कि मान के चलिए कि चिकन है, एग्स हैं, हाईली न्यूट्रिशियस हैं एग्स, चिकन, मिल्क, तो ये मल्टीपल सोर्स है हमारे पास न्यूट्रिशंस का। तो जो माल नरिश वाली कंडीशन है, अंडर नरिश है, उसकी समस्याओं का निजात हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा अगर हम मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्शन, बुफेलो प्रोडक्शन और हैचरीज, पिगरीज, इस तरह के प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, दूसरे नंबर में गांव लेवल पे हम देखते हैं कि जब सप्लीमेंट्री इनकम का साधन हो जाएगा तो जो गांव की पॉवर्टी है, जो गांव लेवल पे इनइक्वालिटी है, उसकी समस्या का भी समाधान कहीं ना कहीं हो सकता है। तो पॉवर्टी एंड अनइक्वालिटी की समस्या का गांव के लेवल पे समाधान हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। इनहैंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, फाइनली प्रोडक्शंस बढ़ेगा, कंपनियां रनिंग में आ जाएंगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलने लगेगा, ऑल ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और हमको एक्सपोर्ट करने का नया ऑप्शंस मिलेगा। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे हम क्या देखते हैं, जो भी मीट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनकी दुनिया में विश्व लेवल पे बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो विश्व स्तर पे क्रॉप्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है, मिल्क प्रोडक्ट के प्रोडक्ट की या आपका मीट के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स है उसकी डिमांड विश्व स्तर पे बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट का भी साधन बनेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को चार चांद कर देगा, लगा देगा। इंपावरमेंट ऑफ वीमेन, कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री में, आपके डेयरी डेवलपमेंट में, मान लीजिए मुर्गी पालन है, भैंस पालन है, बकरी पालन है, इसमें महिलाओं का रोल बहुत ज्यादा, उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा। तो इस तरह से उनके इंपावरमेंट का भी ये साधन है, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेगी ये सिस्टम। तो महिलाओं का एक तरह से भागीदारी और उनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ आएगी उनमें, ठीक है, इनकम का सोर्स बनेगा उनका। तो ये सारे के सारे साधन हो गए, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक इससे संबंधित है, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हमने यहाँ पे मेंशन किए। देखिए चैलेंजेस इसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं दुग्ध के उत्पादन में या मिल्क प्रोडक्शंस में, और किन किन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं यूपी लेवल पे स्पेशली, ठीक है। नंबर 1 पे देखिए लो प्रोडक्टिविटी, हमारे पास नंबर 1 पे क्या है, लो प्रोडक्टिविटी है। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, ऑल दो स्टेट रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन बट पर एनिमल मिल्क यील्ड लोअर देन अदर स्टेट। ये अलग बात है कि पूरे भारत में मिल्क प्रोडक्शन में हमारा पहला स्थान है, बट पर एनिमल मिल्क यील्ड यानी कि एक जानवर जितना मिल्क पैदा करता है वो उसको अगर कंपेयर किया जाए अदर स्टेट के मुकाबले में तो हमारे यहाँ का रैंक स्थान कम हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कम हो गई। पर एनिमल मिल्क यील्ड इज लोअर देन अदर स्टेट, अदर स्टेट के कंपेयर में हमारे यहाँ
पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन कम है। पर कैपिटा का मतलब एक जानवर की क्षमता जो मिल्क प्रोडक्शन करने की है, अपने यहाँ अगर मान लीजिए कि 2 लीटर है, तो हरियाणा पंजाब में कहीं ना कहीं वो 4 लीटर 3 लीटर है एक दिन में, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अपने यहाँ यानी कि उनके आधा से थोड़ा सा ज़्यादा या लमसम बहुत कम है कंपेयर टू महाराष्ट्र गुजरात के। ठीक, सब्सिडरी नेचर ऑफ डेयरी एक्टिविटीज, हमारे यहाँ क्या है, डेयरी जो प्रोडक्शन का सिस्टम है, मिल्क प्रोडक्शन का सिस्टम, वो सब्सिडरी नेचर का है। सब्सिडरी नेचर का मतलब क्या हो गया कि जैसे क्रॉप कल्टीवेशन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जितनी भी खेत है उसमें हम क्रॉप लगा देते हैं, जानवरों का जो फोडर यानी कि चारा, जैसे कि बरसीम हो गया और जो भी उनके चारे हैं, उसके प्रोडक्शंस को हम सब्सिडरी तौर पे करते हैं, एडहॉकिज्म अप्लाई करते हैं, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बस एक जानवर रख लिए, ये नहीं कि उसको कॉमर्शियल वे में उसको ट्रीट करें। तो सब्सिडरी नेचर ऑफ डेयरी एक्टिविटीज हमारे यहाँ है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल हर्ड साइज, 80% ऑफ कैटल ऑनर हैव साइज ऑफ 4 एनिमल। अपने यहाँ आपने देखा होगा कि जो भी लोग किसान हैं, जानवरों का पालन पोषण करते हैं, 80% से ज्यादा किसानों को आप देख सकते हैं कि 2 एनिमल या 3 एनिमल ही पालते हैं, रखते हैं अपने पास। तो उनका हर्ड साइज यानी कि रेवड़ का जो झुंड है, साइज है, वो बहुत कम है। 2 से 3 जानवर ही पालन करते हैं, जबकि वो 10 या 15 कर सकते हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल वे में करें, एडहॉक वे में ना करें। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। 80% ऑफ कैटल ऑनर, कैटल ऑनर का मतलब कि जो भी किसान जानवरों का पालन पोषण करते हैं, 80% से ज्यादा किसान ऐसे आप देख सकते हैं कि उनके पास टोटल रेवड़ मात्र 2, 3, 1 ऐसे ही होता, किसी के पास 2 जानवर, किसी के पास 3 जानवर। एब्सेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड क्लस्टर सिस्टम, अपने यहाँ यूपी में कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्लस्टर सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस या डेवलप नहीं है। लेक ऑफ रिलायबल वेटरिनरी सर्विसेज, रिलायबल वेटनरी सर्विसेज भी अपने आप बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। वेटनरी सर्विसेज का मतलब कि जो जानवरों की बीमारी, उनकी दवा, हेल्थ सर्विसेज, केयर, क्योरिंग, इस तरह की सुविधाएं अपने यहाँ ग्रास रूट पे अवेलेबल नहीं है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, अपने यहाँ मार्केटिंग फैसिलिटीज की भी समस्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही ज्यादा पुअर है, वेल डेवलप नहीं है। खासकर जब हम मिल्क को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन का जो सिस्टम्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रकिंग, इस तरह की समस्याएं अपने यहाँ बहुत ही वेल स्टॉप नहीं है। पूरी इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री आपका एक तरह से सेगमेंटेड और फ्रेगमेंटेड है। कोई एक जानवर रख लिया, 2 जानवर रख लिया, और जो भी मिल्क हुआ बगल वाले चाय वाली दुकान को दे आया। ठीक है, ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। मिल्क कलेक्शन जैसे कि आपका हो गया, ये समस्याएं हैं। देखिए, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज की अपने यहाँ कमी है, अच्छे से प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं किसान, औने पौने जो भी होता है आजू बाजू में महाजन को दे देते हैं। ठीक है, वही चाय वाली दुकान मैंने बताया, 2 जानवर रखे हैं, जो भी हुआ 2 जानवर का उन्हीं बगल में चाय वाली दुकान को दे आए। ठीक है, देखिए, मिल्क कलेक्शन इसकी समस्या है, स्टोरेज इसकी भी समस्या है, ट्रांसपोर्ट ये भी अपने यहाँ एक समस्या है, प्रोसेसिंग की भी कमी है, मिल्क मार्केटिंग की। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़ को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे वेस्ट यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहीं पे मिल्क प्रोडक्शन सिस्टम ज्यादा सक्षम है, ज्यादा डेवलप है। उसका कारण यही है, ये सुविधाएं यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है मिल्क कलेक्शन का, क्योंकि मिल्क जैसे निकाला गया, उसको अगर ज्यादा देर तक रखा जाएगा तो खराब हो जाएगा। उसको 2 घंटे के अंदर ही कहीं ना कहीं प्रॉपर उसको एक तरह से मैनेज करना पड़ेगा आपको, वरना वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो उसका कलेक्शन, उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, मिल्क मार्केटिंग, इन एरियाज में जो आपके वेस्टर्न यूपी हैं, बड़े बड़े शहर हैं, एनसीआर वगैरह के पास पड़ते हैं, और कलेक्शन का सिस्टम प्रणाली बहुत ही स्ट्रांग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा है। कुछ लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अलीगढ़ और मेरठ और आगरा की जो लोकल लूप ट्रेनें चलती हैं, जिसको लोकल पैसेंजर कहते हैं, EMU या ऐसे इलेक्ट्रिक में क्या है,
एमो डीमो ऐसे कुछ ट्रेनें चलती हैं, वो वहाँ से दुधिये सुबह ही निकल जाते हैं और वो एक चैनल बन चुका है। इन एरियाज़ के अलावा बाकी कहीं पे किसान बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग का सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सारा का सारा सेक्टर दूध का कहीं ना कहीं कारोबार अनऑर्गेनाइज है, इसीलिए फेल्यूर है। पॉलिटिकल अपैथी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज़्यादा इसमें या पॉलिटिशियंस इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट टोटल का टोटल वोट बैंक के आधार पे ही पॉलिसी या सिस्टम को जनरेट करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज बेनिफिटेड टू सेलेक्टेड पीपुल्स एंड रीजन। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज, जो भी स्कीमें आती हैं, वो सारी की सारी कुछ पार्टिकुलर लोगों को ही फायदा देती हैं, जो कि नेताओं से मान के चलिए कहीं सब्सिडी या कोई इंसेंटिव वाली स्कीम आई तो पार्टिकुलर बड़े बड़े महाजन को या बड़े बड़े किसान को, जो कि पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होते हैं, उन्हीं को लोन दिया जाता है या उसी की फायदा मिलता है, या कुछ सेलेक्टेड रीजन में ही इसका फायदा देखा जा सकता है। जो बीहड़ और बैकवर्ड एरियाज हैं, जैसे कि आपका बहराइच हो गया और आपका श्रावस्ती वाला एरिया है, वहाँ दूर दूर तक इस तरह की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। फेल्यूर ऑफ कोऑपरेटिव सिस्टम इन यूपी लाइक गुजरात। गुजरात में आपने देखा कि मिल के जो सक्सेस हुआ उसका कारण क्या है कि वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अपने यहाँ यूपी में कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फुल्ली फेल्यूर है, इसीलिए मिल्क सिस्टम ये पूरा का पूरा चैलेंजेस में सारे आ जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी बनता है यूपी पीसीएस में कि क्या कारण है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तर प्रदेश लेवल पे बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है। एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो इसको अगर कभी टाइम मिला तो मिसलेनियस में इस तरह के टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए हिस्ट्री मिल्क कोऑपरेटिव इवोल्यूशन। तो अगला हमारा टॉपिक्स है कि जो मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं यूपी लेवल पे, उनका हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन क्या है। क्या है हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन, यानी वो कब कब मिल्क कोऑपरेटिव्स उत्तर प्रदेश में कैसे ग्रो की हैं, कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं और कब कब कौन सी एग्जिस्ट की हैं और कैसे उनका ग्रोथ हुआ, उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। देखिए सबसे पहले नंबर में जो मिल्क कोऑपरेटिव आपका यूपी में स्टार्ट हुई वो प्रयागराज में, उसका नाम था कटरा कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी। 1917 में 1917 में कटरा कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी प्रयागराज में स्टार्ट हुई थी। कटरा कोई स्थान है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। 1917 में एक कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां पे स्थापित की गई। आज के समय उसी कटरा एरिया में स्टूडेंट्स तैयारी करने वाले, जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले, वो वहां पे रहते हैं। तो उसी एरिया में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी उसी एरिया के नाम पे स्टार्ट की गई थी 1917 में। नाम था कटरा कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। नेक्स्ट क्या है, 1938 में लखनऊ मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन स्टार्ट की गई थी। लखनऊ में एक मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन स्टार्ट की गई थी 1938 में। उसका नाम था लखनऊ मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ में। इसको हम इंडिया का पहला मिल्क यूनियन कह सकते हैं, जो लखनऊ वाला है। और पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अगर किसी को कहा जाएगा तो यही कटरा कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी को कहा जाएगा। और पहला मिल्क यूनियन अगर कहीं कह सकते हैं तो यही 1938 वाला लखनऊ मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन, इसी को कह सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पे मिल्क यूनियन की बात करें तो यूपी स्टेट लेवल पे लमसम 59 मिल्क यूनियन कार्य कर रहे हैं। कितना मिल्क यूनियन काम कर रहे हैं? एट प्रेजेंट 59 मिल्क यूनियंस आर वर्किंग इन स्टेट। स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट, ठीक है। यूपी में 59 लमसम जो है लगभग मिल्क यूनियन उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। ये घट बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड स्टैब्लिश हुई थी। 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड स्टैब्लिश हुई थी। ये टेक्निकल कंसल्टेंसी का कार्य भी करती है साथ में। तो एज ए टेक्निकल कंसल्टेंसी फर्म, इट आल्सो वर्क एज ए टेक्निकल कंसल्टेंसी फर्म। इट आल्सो वर्क एज टेक्निकल कंसल्टेंसी फर्म। तो यानी कि किसानों को या जो भी डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स, उनको टेक्निकल कंसल्टेंसी, ठीक है, कंसल्टेंसी की सर्विस भी देती है, नॉलेज पार्टनर के तौर पे कार्य करती है। 1970-71 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
गुजरात में व्हाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया ट्रायल के तौर पे 1970 और 71 में जैकब कुरिन के द्वारा, जो कि इसके मेंटर थे या एक तरह से लीडर थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करने या मिल के प्रोडक्शंस का स्टार्ट करना गुजरात में ट्रायल के तौर पे 1970 और 71 में किया गया। उसको नाम दिया गया क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ इंडिया लेवल पे? 1970 और 71 में गुजरात में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सोसाइटी, मतलब एनडी क्या है, एक गवर्नमेंट की संस्था है, नेशनल कोऑपरेटिव मिल्क डेवलपमेंट करके एक संस्था है, उसी ने ही बोर्ड है मिल्क कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड करके, नेशनल मिल्क कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड, उसी ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है, और वहाँ के कुछ लोकल सोसाइटीज से मिल करके। तो उस टाइम क्या हुआ कि 1971 में 70-71 में उसको नाम दिया गया, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसका जो दूसरा नाम रखा गया ऑपरेशन फ्लड या फ्लड रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये सब किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है और स्टार्ट किया गया 1970 और 71 में। ट्रायल कहाँ पे हुआ? पहले गुजरात में, आपका जो आज के टाइम पे जो आनंद सिटी है वहां पे ये ट्रायल के तौर पे स्टार्ट किया गया था, ठीक। तो 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड का मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन पार्ट फर्स्ट, व्हाइट रेवोल्यूशन फेस 1 स्टार्ट किया गया 1970-71 में एज ए ऑपरेशन फ्लड। स्टार्टेड इन गुजरात में स्टार्ट किया गया था, बट यूपी में उसका असर कब देखा गया? 1973 में उसी व्हाइट रेवोल्यूशन पार्ट फर्स्ट को यूपी के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रायल किया गया था। तो 1973 में यानी 3 साल के या 2 साल के बाद यूपी में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 3 डिस्ट्रिक्ट्स में एज ए ट्रायल। वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन थे? एक तो वाराणसी था, एक तो आपका मेरठ था, एक आपका बलिया था। तो व्हाइट रेवोल्यूशन पार्ट फर्स्ट कह सकते हैं या व्हाइट रेवोल्यूशन फेस 1 कह सकते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन का दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड भी है। ये स्टार्ट किया गया गुजरात में 1970 और 71 में। उसके 2-3 सालों के बाद ट्रायल किया गया सेम स्कीम, सेम प्रोग्राम को यूपी के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में 1973 में। 1973 में ऑपरेशन फ्लड जो यूपी में ट्रायल किए गए या स्टार्ट किए गए 3 डिस्ट्रिक्ट में, उनका नाम था बलिया, मेरठ, वाराणसी। ठीक उसी पॉइंट्स मैंने यहां पे मेंशन किया। 1976 में एक एक्ट बनाया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम था यूपी मिल्क एक्ट 1976। ये हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन की बात चल रही ना, तो इसीलिए मतलब कब कब क्या क्या बनता चला गया, तो हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट से मिल्क के ऊपर क्या क्या कार्य हुए, ठीक है, उसी का इवोल्यूशन कैसे हो रहा देखिए आप। 1976 में यूपी मिल्क एक्ट बनाया गया टू एक्सपैंड डेयरी डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिल्क एक्ट बनाया गया, यूपी मिल्क एक्ट। नेक्स्ट क्या है? लेटर यानी बाद में 30 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर कवर्ड अंडर ऑपरेशन फ्लड सेकंड, ऑपरेशन फ्लड थर्ड। ऑपरेशन फ्लड का यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन फेज 1 को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो है आपका पार्ट है 1970-71 में, और दूसरा जो है इसका ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन का जो पार्ट है वो आपका 82 और 83 में है। व्हाइट रेवोल्यूशन पार्ट फर्स्ट का जो थर्ड फेज है वो आपका 1989 से लेके 97 तक चला था। तो सेकंड और थर्ड में यूपी में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट को और इंक्लूड कर लिया गया, वो टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट वो ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन के अंतर्गत शामिल किए गए। पहले नंबर पे 70-71 वाला जब आपका पार्ट फर्स्ट का फेज 1, उस टाइम पे 73 में यूपी में 3 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया गया, बट बाद के दिनों में पार्ट फर्स्ट के फेज सेकंड और थर्ड में 30 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड कर लिए गए यूपी के। तो इस तरह से 30 डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट की स्कीम या इनिशिएटिव्स अप्लाई की गई थी ऑपरेशन फ्लड सेकंड और ऑपरेशन फ्लड थर्ड के अंतर्गत। पार्ट फर्स्ट का फेज सेकंड ऑपरेशन फ्लड 1982-83 के बीच में था और फेज थर्ड 89 से 97 तक था। अब ये आपका ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया।
पार्ट सेकंड का इसका स्टार्ट किया गया, जिसको 2.0 कहते हैं। यह सितंबर 1924 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 या 2.0 ये आपका सितंबर 2024 में स्टार्ट किया गया। ये चलेगा 2029 तक, यानी 5 साल के लिए चलेगा। ठीक है, देखिए व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 आपका 2024 से लेकर के 29 तक चलेगा। डेयरी डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत 50% उसकी डेयरी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है या उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इसके बारे में जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो सेकंड नंबर पे जो है 2024 में जो स्टार्ट हुआ, अभी हमारे पास यूपी से संबंधित डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 24 में ही स्टार्ट हुआ और अभी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यहां पे देखिए यूपी डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया था बाद के दिनों में यूपी में, और उसके अलावा यूपी स्टेट मिल्क काउंसिल भी बनाई गई थी। ठीक है, यूपी डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया और यूपी स्टेट मिल्क काउंसिल भी बनाई गई थी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके इसी से रिलेटेड हो गए, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिलेटेड टू विद मिल्क। अब हम चलते हैं यूपी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स और स्कीम क्या है दूध से या दुग्ध उत्पादन से संबंधित, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड यूपी गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाई और क्या क्या स्कीमें चल रही हैं। नंबर 1 में नंद बाबा मिल्क मिशन करके है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। नंद बाबा मिल्क मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो फंड है 203 करोड़ की है। ठीक है, बजट का अभी इंफॉर्मेशन लिख दूं मैं यहां पे, बजट में इसके लिए 203 करोड़ थी। ठीक है, 203 करोड़ जो है बजट में बात कही गई थी। ठीक, पहले नंबर पे जो स्कीम मैंने बहुत ही एक तरह से शाइनिंग स्कीम है और यूपी की एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम है, इसी के अंदर बहुत सारी स्कीमें यूपी में आती हैं दूध पैदा करने से संबंधित या दुग्ध उत्पादन से संबंधित। पहले नंबर का स्कीम इसीलिए मैंने लिखा नंद बाबा मिल्क मिशन, ये अम्ब्रेला स्कीम है। नंद बाबा मिल्क मिशन के अंदर ही आपका ये जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये भी उसी के अंदर आएगी। नंद बाबा अम्ब्रेला स्कीम है, उसी की सब स्कीम के तौर पे यहाँ पे नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी है और बहुत सारी स्कीमें इसी के अंदर चल रही हैं। ये मिशन मोड पे वर्क करती है ये स्कीम, ये अम्ब्रेला स्कीम है या फ्लैगशिप प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश सरकार का, मिल्क प्रोडक्शन करने से संबंधित या दुग्ध उत्पादन करने से संबंधित। नंद बाबा मिल्क मिशन, इसके लिए जो कॉर्पस की बात कही गई थी, जो फंड एलोकेट करने की प्रस्तावना थी, वो 1000 करोड़ रुपए की फंड की प्रस्तावना इस स्कीम में दी गई थी जब ये स्कीम स्टार्ट की गई थी यूपी सरकार के द्वारा। अगर 2025-26 की हम बात करें, यानी जो अभी करंट में चल रहा है, इसमें बजट में यूपी सरकार ने 203 करोड़ रुपए इसमें फंड एलोकेट किए थे इस स्कीम के लिए। तो नंद बाबा मिल्क मिशन के लिए यूपी सरकार ने इस बार के बजट में जो अभी चल रहा है 203 करोड़ रुपए की प्रस्तावना दी गई थी। बट ये जब स्कीम स्टार्ट की गई तो इसको कितने, इसका कॉर्पस फंड कितना डिसाइड किया गया था, वो 1000 करोड़ रुपए की बात रखी गई कि इतने रुपए की ये स्कीम स्टार्ट की जाती है, अम्ब्रेला स्कीम थी। अब देखिए इसमें कार्य क्या है, टू फैसिलिटेट मिल्क प्रोड्यूसर टू सेल मिल्क इन विलेजेस एट रीजनेबल प्राइसेस। ठीक है, इन विलेज थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो भी मिल्क प्रोड्यूसर किसान हैं, यानी दूध पैदा करने वाले किसान, वो अपना दूध गांव लेवल में ही बेच पाए रीजनेबल प्राइस पे, ये इसका उद्देश्य था। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एफपीओ बनाएगी, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या मिल्क फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या क्लस्टर वर्क किया जाएगा गांव लेवल पे, ताकि किसान अपना मिल्क अपने घर के बाहर ही या डोर स्टेप पे ही बेच ले रीजनेबल प्राइस पे, यानी कि एप्रोप्रिएट दाम में। ये इस मिल्क का मकसद था, ये सॉरी स्कीम का मकसद था, प्रोग्राम का मकसद था। टू फैसिलिटेट मिल्क प्रोड्यूसर टू सेल मिल्क इन विलेजेस एट रीजनेबल प्राइस इन विलेज थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
इसके लिए छोटे छोटे क्लस्टर क्रिएट किए जाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी और वो क्या करेगी कि अपना सामूहिक लेवल पे किसी एक बंदे को घर के बाहर ही डोर स्टेप पे अपना दूध बेच लेगी सही दाम पे। टू फॉर्म डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर बनाया जाएगा, यानी क्लस्टर बेस वर्क किया जाएगा। टू फैसिलिटेट सेल ऑफ मिल्क इन प्रोड्यूसर्स विलेज इटसेल्फ, ताकि जो भी किसान हैं दूध के वो अपना दूध अपने गांव में ही या डोर स्टेप पे ही बेच ले सही दाम पे, ये इसका मकसद था। ठीक है, उसके बाद अलावा देखिए कुछ और भी स्कीमें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मॉडल डेयरी प्रोडक्शन विलेज, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में 2023 में 190 विलेज ऐसे बनाए थे, उनको मॉडल विलेज, मॉडल डेयरी विलेज या मॉडल मिल्क प्रोडक्शन विलेज के तौर पे बनाया गया था। तो कितने विलेज थे? 190 विलेज को। तो मॉडल डेयरी प्रोडक्शन विलेज यूपी गवर्नमेंट ने 2023 में 190 गांव को निर्धारित किया था। कितने डिस्ट्रिक्ट्स के? 20 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर फैला होगा ये टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स के 190 गांव को मॉडल डेयरी प्रोडक्शन विलेज के तौर पे डेवलप किया जाएगा या उसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाइड ओवर 190 विलेजेस टू डेवलप एज मॉडल डेयरी प्रोडक्शन विलेज। एमडीपी का मतलब मॉडल डेयरी प्रोडक्शन विलेज दैट स्प्रेड ओवर 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश टू इनहेंस मिल्क प्रोडक्शन एंड क्रिएटिंग जॉब्स। इसका मकसद क्या था कि दूध के पैदावार को बढ़ावा देना और युवाओं में जॉब्स या नौकरी क्रिएट करना। नेसेसरी फैसिलिटीज एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड, इस स्कीम के अंतर्गत उन गांव वालों को जिन गांव को मॉडल दूध विलेज पैदा बनाया गया है, घोषित किया गया है, उनको नेसेसरी यानी इंपॉर्टेंट जो भी फैसिलिटीज या सुविधाएं गवर्नमेंट देगी और कुछ सब्सिडी देगी और कुछ इंसेंटिव्स देगी। ठीक है, मेजर टैक्स रिफॉर्म्स अंडर जीएसटी टू बूस्ट डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए हाल के दिनों में गवर्नमेंट ने जीएसटी का जो रूल रेगुलेशन है उसको बदला है। जीएसटी घटाने से जहां पे 18% स्लैब था डेयरी प्रोडक्ट्स पे, उसमें मेजर आइटम्स को जो डेयरी के आइटम्स हैं उनको 18 से घटा करके 5% कर दिया गया। डेयरी प्रोडक्ट कुछ हैं जिनको फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिया गया जीएसटी से और कुछ को 18 से घटा करके 5% के स्लैब में लाया गया है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया। देखिए, मेजर टैक्स रिफॉर्म अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंतर्गत टू बूस्ट डेयरी इंडस्ट्री को इससे बढ़ावा मिलेगा। देखिए, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यूएचटी मिल्क, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यूएचटी यानी कि जो पास्चराइज्ड या क्या क्या मिल्क होता नहीं वही सारी सर। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क यानी कि पास्चराइज्ड मिल्क। ठीक, एंड पैकेज्ड पनीर, पैकेज्ड पनीर का मतलब कि पनीर एक तो खुलता मिलता है और एक आपका पैकेज में पैकेट में आता है। ठीक है, आर कंप्लीटली जीएसटी एग्जम्प्टेड। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क और पैकेज्ड पनीर इस तरह के मतलब दूध के आइटम्स को जीएसटी के स्लैब से फुल्ली बाहर कर दिया गया, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा जीएसटी का। तो आर कंप्लीटली एग्जम्प्ट, जीएसटी एग्जम्प्टेड, तो फुल्ली इनको जीएसटी से पहले नंबर पे बाहर हटाया गया। 2 आइटम दूध के ये हो गए। उसके अलावा देखिए आप, जीएसटी ऑन बटर घी डेयरी, जीएसटी किस पे लगता था? जैसे बटर हो गया आपका यानी मक्खन, घी और आपका डेयरी के कुछ आइटम्स एटसेट्रा रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 5%। जीएसटी जैसे घी पे लगती थी आपकी, डेयरी पे, बटर पे, इसको 12% से हटा करके 5% कर दिया गया है। जीएसटी जो चॉकलेट्स के आइटम्स पे लगती थी उसको 18% से 5% स्लैब करने लाया गया है। ठीक है, तो जीएसटी ऑन चॉकलेट ड्रॉप्ड फ्रॉम 18% टू 5%, यानी कि चॉकलेट पे जहां जीएसटी या चॉकलेट से जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स के जो चॉकलेट बनते थे उनको 18 के स्लैब से ला करके 5% कर दिया गया। ऐसे घी, मक्खन, मटर क्या क्या होता है उन सबको हटा करके 12 से 5% लाया गया। और आपका यूएसटी वाला मिल्क है और पैकेज्ड पनीर को फुल्ली जीएसटी के स्लैब से बाहर कर दिया गया, कोई टैक्स नहीं।
इस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं इसके अंतर्गत। इससे होगा क्या, दीज टैक्स कंसेशंस विल ब्रिंग रिलीफ टू डेयरी मैन्युफैक्चरर एंड स्टेबलाइज प्राइसेस एज वेल एज इट आल्सो इंप्रूव द एक्सपोर्ट या एनहांस द एक्सपोर्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड इट विल आल्सो एनहांस द एक्सपोर्ट। ठीक है, इससे हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जो टैक्स कंसेशन गवर्नमेंट ने हाल के दिनों में किया है डेयरी के प्रोडक्ट्स पे या डेयरी आइटम्स में, यहाँ पे डेयरी मैन्युफैक्चरर को फायदा मिलेगा तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और उनका इंटरेस्ट एक तरह से जागेगा और प्राइस जो है स्टेबलाइज होगा डेयरी के प्रोडक्ट्स का, आइटम्स का। दूसरे नंबर में जब चीजें सस्ती होंगी तो एक तरह से डिमांड भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस तरह के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा तो लोगों का इनकम भी बढ़ेगा। देखिए अगली स्कीम जो बहुत ही लंबी है वो एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड है। क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड है, ताकि जो बुफेलो है, काऊ है, उसकी अच्छी ब्रीड तैयार की जा सके। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब कि जो सीमेन है वो अच्छी क्वालिटी ब्रीड्स का गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को अच्छी नस्ल ताकि जानवरों की हो सके और उससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दूध की बढ़ाई जा सके। उसका कारण क्या है, उससे दो एडवांटेज है। नंबर एक पे अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कि दिया जाएगा जानवरों को तो फीमेल काफ पैदा होगा। फीमेल काफ का मतलब कि जो महिला बछड़ा ही पैदा होगा, तो जिससे फर्दर फ्यूचर में दूध के उत्पादन के ऑप्शंस बनेंगे, नंबर एक पे। नंबर दूसरे में जो डिजीजेस होती हैं ऑफ स्प्रिंग में वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी, यानी कि जो आने वाली जो काफ होगी उसमें वो डिजीजेस उसके मदर से या फादर से ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह को प्रमोट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो डिजायर्ड नस्लें हैं, जैसे कि आपका थार पारकर हो गया, गिर हो गया, वहीं पर कहीं यहाँ पे मेंशन भी किया होगा आगे, उस तरह की नस्लों को डिजायर्ड ब्रीड्स उसकी जो है बुल की जो है सीमेन को ही यूज किया जाएगा ताकि अच्छी नस्ल की जानवर की उत्पत्ति हो या जानवर पैदा हो और दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए ज्यादा से ज्यादा। इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है आज के टाइम पे और गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है। ये जो क्या कहते हैं गौपालक या जितनी भी स्कीमें हैं सब में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलम रहता ही रहता है, उसके लिए अलग से छूट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। यूपी गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, उसका नाम है स्कीम फॉर इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एनिमल ब्रीडिंग फैसिलिटीज। एनिमल ब्रीडिंग को बढ़ाने के लिए क्या है, एनिमल ब्रीडिंग की फैसिलिटीज एक तरह से यह है, उसको इंप्रूव करने के लिए अच्छी ब्रीड्स क्रिएट हो जाए, अच्छी ब्रीड्स में जो कि ज्यादा से ज्यादा दूध पैदा हो। जब फीमेल काफ पैदा होगा तो इसका मतलब कि दूध के फुल्ली ऑप्शंस बन गए, तो मेल काफ कहीं ना कहीं आपको उसको खिलाना पिलाना और वो उसको पालना पोषना यूजलेस है वो। तो इसी तरह से डिजायर्ड एक तरह से ब्रीड्स क्रिएट करना, ठीक है, वही बात है कि स्कीम फॉर इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एनिमल ब्रीडिंग फैसिलिटीज थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसको भी AI कह सकते हैं, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड नेचुरल ब्रीडिंग इन काउज एंड बुफेलो। मोस्टली ये काउज और बुफेलो में ही यूज किया जाता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू सीमेन जो है प्रोवाइड किया जाता है अच्छी नस्ल का, ताकि फ्यूचर में ब्रीडिंग करे में अच्छे मतलब कि जानवर पैदा होगी अच्छी नस्ल के, तो उनका दूध का पैदावार ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस आर प्रोवाइडेड टू इंप्रूव ब्रीड्स ऑफ हाई यील्डिंग मिल्क एनिमल। हाई यील्डिंग मिल्क एनिमल का मतलब कि अच्छी नस्ल के जानवर दूध देने वाले जानवर पैदा किए जाना ही इसका मकसद है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा सीमेन एक तरह से अंदर डाला जाता है ताकि वो अच्छी नस्ल के बछड़े पैदा हों। ठीक है, यूजिंग सीमेंस फ्रॉम हाई यील्डिंग ब्रीडिंग बुल। हाई यील्डिंग ब्रीडिंग बुल का मतलब कि अच्छे जानवरों के जिनकी नस्ल से, जैसे कि आपका देखिए साहिवाल, ये अच्छी नस्ल में आता है, थार पारकर, गिर और आपका क्या कहते हैं हरियाणवी, इस तरह से बहुत सारी नस्लें, हरियाणवी और मुर्रा, इस तरह से बहुत अच्छी नस्लें
जिनसे दूध 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर मतलब इस तरह अच्छी ज़्यादा नस्ल होती है। और कुछ आपके करनाल जो डेयरी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उसकी भी नस्लें तैयार की हुई हैं। तो उन तरह की नस्लों के जैसे साहिल हो या साहिवाल हो गया, गिर हो गया, थार पारकर हो गया, ये अच्छी नस्लें हैं। और इनकी ब्रीड्स पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है और सीमेन ट्रांसफर किया जाता है ताकि अच्छी नस्ल डिजायर्ड नस्ल क्रिएट हो सके और उससे दूध का पैदावार बढ़ जाएगा। ठीक है। और सिलेक्टिवली किया जाता है ये प्रोसेस या वर्क। मेनली टारगेट किया जाता है कि जो फीमेल काफ है वही पैदा हो। ठीक है। और अच्छी नस्लों की जो बुल के जो सीमेन है वही यूज किए जाते हैं इसके अंतर्गत। मोबाइल वेटनरी यूनिट स्टैब्लिश स्कीम, अगला स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो ये है कि जैसे एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस की सुविधा जानवरों के लिए भी दी जाती है। उसी स्कीम को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि एम्बुलेंस की सुविधा जो जानवरों की दी जाती है। जो भी जानवरों पालन करने वाले किसान हैं अगर वो कॉल करेंगे तो गवर्नमेंट उस कॉल पे एक तरह से कुछ दूरी पे मतलब कि डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे वो एम्बुलेंस खड़ी रहती है। कॉल करेंगे ऑटोमेटिक वो एम्बुलेंस उनके घर पे जाएगी, उस जानवर को ला करके यहाँ पे छोड़ेगी ब्लॉक पे या जहाँ पे भी हॉस्पिटल होगा वेटनरी हॉस्पिटल, और उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद उस जानवर को ट्रांसफर किया जाएगा वापस। ठीक है। ये सुविधा दी जाती है, उसको नाम रखा गया मोबाइल वेटनरी यूनिट इस्टेब्लिशमेंट स्कीम। क्या नाम है? मोबाइल वेटनरी यूनिट इस्टेब्लिशमेंट स्कीम। एक तरह से एम्बुलेंस की फैसिलिटी जानवरों के लिए, उसी को हम दूसरे भाषा में कह रहे हैं यहाँ पे मोबाइल वेटनरी यूनिट इस्टेब्लिशमेंट स्कीम। ये एक तरह ये काम करती है सब स्कीम है। किसका सब स्कीम है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसका नाम है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। क्या नाम है? नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। उसी के अंतर यूपी गवर्नमेंट ने अपनी इस स्कीम को जोड़ दिया है। ठीक है। फंड मतलब इसी गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी सेंटर ही खाली फंड देती है, तो 100% सेंट्रल स्कीम है ये नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसकी बहुत सारी सब स्कीमें चलती हैं, जैसे कि आपका एनिमल एम्बुलेंस मैंने बताया, आपका कुछ इसकी स्कीमें हैं। आपकी फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इसी के अंदर चल रही है। उसके अलावा ब्रूसेलोसिस से रिलेटेड इसी की एक स्कीम चलती है। ठीक है। और ये जो आपका नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा फंड देती है इसमें। इस स्कीम को की एक विंग, एक सब स्कीम यूपी में जो काम कर रही है उसका नाम है मोबाइल वेटनरी यूनिट इस्टेब्लिशमेंट स्कीम। ठीक है। टू इरेडिकेट डिजीजेस लाइक फूड एंड माउथ एंड ब्रूसेलोसिस। ठीक है। ये जो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है ये अम्ब्रेला स्कीम है। इसकी बहुत सारी सब स्कीमें चल रही हैं। जैसे एक स्कीम तो आपका मोबाइल वेटनरी यानी कि एम्बुलेंस, एनिमल एम्बुलेंस कहिए या कैटल बुफेलो एम्बुलेंस कह सकते हैं उसको। और दूसरी स्कीमें भी इसकी चल रही हैं, जैसे आपका फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ब्रूसेलोसिस से रिलेटेड जो है प्रोग्राम। ठीक है। वन मोबाइल वेटनरी यूनिट टू बी एस्टैब्लिश फॉर एवरी 1 लाख कैटल लाइव स्टॉक्स पॉपुलेशन। हर 1 लाख जानवरों पे एक एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड या मुहैया कराई जाएगी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 1 लाख जानवरों की जनसंख्या पे एक एम्बुलेंस की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत मोबाइल वेटनरी यूनिट एस्टेब्लिशमेंट स्कीम। ठीक। ए टारगेट टू एस्टैब्लिश 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स। 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट है पूरे स्टेट भर में, यानी 75 डिस्ट्रिक्ट मिला करके यूपी के 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट स्थापित किए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। बेस्ड ऑन काऊ एंड बुफेलो पॉपुलेशन, काऊ और बुफेलो के पॉपुलेशन के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से लेकर के 13 एम्बुलेंस एक तरह से निर्धारित कर दिए जाएंगे। एक डिस्ट्रिक्ट को किसी को 2 मिनिमम और मैक्सिमम 13 एम्बुलेंस निर्धारित किए जाएंगे, फिक्स कर दिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज।
टारगेट ये रखा जाएगा कि 1 लाख जानवरों के ऊपर एक एम्बुलेंस की सुविधा हो। अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा है या ज्यादा जनसंख्या है तो 13 तक एम्बुलेंस हो सकती है, मोबाइल वेटनरी यूनिट स्टैब्लिश हो सकती हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट छोटा है, कम जानवरों की जनसंख्या यानी बट 1 लाख जानवरों पे लमसम एक एम्बुलेंस की सुविधा होगी। तो वही बात मैंने यहां पे रखा, बेस्ड ऑन काऊ एंड बुफेलो पॉपुलेशन दैट वेरीज 2 to 13 मोबाइल वेटनरी यूनिट एस्टेब्लिशमेंट। टोल फ्री कॉल नंबर जो है दिया जाएगा, ये इस्टेब्लिश जो है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पे क्या होगा, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना, यहाँ पे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हो जाएगा। ये जो 2 से 13 जो मोबाइल वेटनरी यूनिट इस्टेब्लिश होगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा 1962 या 1962 नंबर का एक टोल फ्री नंबर होगा। आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, एम्बुलेंस आएगी, आपको जानवर को लेके जाएगी, ट्रीटमेंट करेगी। उसका जो ट्रीटमेंट यूनिट्स होगा वो भी अलग अलग जगहों पे निर्धारित होगा। ठीक है, देखिए नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, उसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसका नाम है फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ये यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई चल रहा है। 100% नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 100% यानी सेंट्रल स्कीम है ये। 2020-21 से ब्रिंग्स अंडर नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब यही वाली जो स्कीम है इसी का सब स्कीम मैंने बताया था, फूड एंड माउथ डिजीज प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया, यही वाला पॉइंट, फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल को मैंने पूरा कंप्लीटली यहाँ पे एक्सपेंड किया। तो उसका नाम क्या है स्कीम का, फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये स्कीम किसके अंदर चल रही है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत चल रही है। इसका मकसद क्या है, वैक्सीनेशन एट डोर स्टेप फॉर लाइव स्टॉक ऑनर अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट। 75 डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन जानवरों को जा करके उनके उस पर लगाया जाता है, यानी कि जो बाढ़ है जहां किसानों के जानवर रहते हैं वहां जा करके डॉक्टर, वेटनरी के एक्सपर्ट या डॉक्टर वैक्सीन लगाते हैं इस बीमारी से संबंधित। ठीक है, और किस स्कीम के अंदर, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, यही पॉइंट मैंने मेंशन किया है। देखिए सीएम डेस्टिट्यूट स्ट्रे कैटल पार्टिसिपेशन स्कीम। सीएम का मतलब कि मुख्यमंत्री बेसहारा निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना। क्या नाम हो जाएगा, मुख्यमंत्री बेसहारा निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना। पार्टिसिपेशन मतलब सहभागिता, इसकी मतलब योजना। तो मुख्यमंत्री गोवंश बेसहारा और निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है। हम उसको कह रहे हैं यहाँ पे कि सीएम डेस्टिट्यूट स्ट्रे कैटल पार्टिसिपेशन स्कीम। वो जानवर जो कि सड़क पे या इधर उधर खुले या छुट्टे जानवर हैं, घूमते रहते हैं, उनको गवर्नमेंट एक पार्टिकुलर जगह पे कलेक्ट करेगी और उसको कलेक्ट करने के बाद वो कुछ किसानों को दे देगी कि आप उनका पालन भूषण करें, यानी उसका देखभाल करें, मेंटेनेंस करें। पर जानवर पर डे के हिसाब से 50 रुपये गवर्नमेंट देगी। मैक्सिमम आप 4 जानवर अडॉप्ट कर सकते हैं। एक बंदा, एक किसान कितना जानवर अडॉप्ट कर सकता है, 4 जानवर। गवर्नमेंट आपको एक जानवर का एक दिन का पालन पोषण के लिए 50 रुपये के हिसाब से देगी। मैक्सिमम आपको 1500 रुपया एक महीने का बन जाएगा 50 के हिसाब से। तो उसी पॉइंट्स को मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, डायरेक्टली अमाउंट जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है उसके थ्रू अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा किसान के, जो भी अडॉप्ट करेंगे ऐसे जानवरों को। ठीक, तो मुख्यमंत्री बेसहारा निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना, इसके अंतर्गत टू प्रोवाइड कंप्लीट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेस्टिट्यूट स्ट्रे कैटल, ऐसे जानवर जो कि खुला छुट्टा घूमते रहते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके रखरखाव के लिए, देखभाल के लिए ये स्कीम लाई गई है। इंटरेस्टेड फार्मर्स कैन अडॉप्ट मैक्सिमम अप टू 4 कैटल्स, 4 जानवर ही एक किसान अडॉप्ट कर सकता है मैक्सिमम, और पर जानवर पर मंथ के हिसाब से 1500 रुपया गवर्नमेंट देगी आपको। तो एक जानवर का अगर पालन पोषण आप करेंगे, अडॉप्ट करेंगे तो खुले जानवरों को, तो गवर्नमेंट कितना देगी,
पर महीने के हिसाब से 1500 रुपया देगी। तो 1500 रुपया इसके अंतर्गत दिया जाता है पर मंथ पर कैटल। ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसफर इन अकाउंट फॉर मेंटेनेंस है। अगर आप उसका मेंटेनेंस, रख रखाव, देखभाल करेंगे तो 1500 रुपये के दर पे एक महीने में एक जानवर के हिसाब से आपको मिलेगा अमाउंट। स्टेट हैंडेड 1.63 लाख काउज। अब तक 1,63,000 ऐसे जानवरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को हैंड ओवर किया है। कितना है? 1,63,000 जानवरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक किसानों को हैंड ओवर किया है देखभाल के लिए कि आप ले जाइए, पालन पोषण करिए। और हर महीने एक जानवर का आपका 1500 रुपये गवर्नमेंट देती रहेगी मेंटेनेंस के चार्ज के नाम पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसी में जो इस तरह के जानवर हैं उसके लिए इस बार के बजट में 2000 करोड़ रुपये अमाउंट दिया गया है। कितना दिया गया है इसके लिए? आपका गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपया दिया है। ठीक है, यानी कि इस स्कीम को चलाने के लिए इस बार के बजट में, मैं यहां पे कहीं पे डिस्क्राइब कर देता हूं कि इस बार के बजट में 2000 करोड़ रुपया इस वाले स्कीम के लिए दिया गया है। ठीक है, 2000 करोड़ रुपये जो है बजट में दिया गया है इस बार के बजट 2025-26। 2025-26 के बजट में इस स्कीम के लिए, सॉरी ये गलत मैंने मेंशन कर दिया, यहां पे मतलब इस वाले स्कीम के लिए, ये वाला जो स्कीम है इसके लिए 2000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में सैंक्शन किया है। अगला स्कीम क्या है? देखिए, बेसहारा निराश्रित गौवंश संरक्षण योजना। बेसहारा का मतलब कि वही डेस्टिट्यूट, निराश्रित का मतलब कि स्ट्रे, गौवंश का मतलब कि कैटल, और संरक्षण का मतलब कि प्रोटेक्शन, योजना मतलब स्कीम। तो डेस्टिट्यूट एंड स्ट्रे कैटल प्रोटेक्शन स्कीम, ये यूपी सरकार की एक दूसरी स्कीम है। इसके अंतर्गत 12,50,000 ऐसे छुट्टे जानवरों को प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक तरह से मेंटेनेंस के लिए कुछ अरेंज किया है। टोटल कितना? 12,50,000 ऐसे जानवरों को। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैटल प्रोटेक्शन सेंटर। कैटल प्रोटेक्शन सेंटर का मतलब क्या है? काऊ यानी कि गाय जो है, प्रोटेक्शन सेंटर यानी गौशाला बनाया जाएगा जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए, और इस साल के बजट में उसके लिए 140 करोड़ रुपया दिया गया है। जैसे ऊपर वाली स्कीम के लिए ये जो वाली स्कीम थी पार्टिसिपेशन वाली, सहभागिता वाली में, जहां 1500 दिया जाता था, तो बजट में 2000 रुपये का इस बार में अमाउंट सैंक्शन किया गया। और इसके लिए जहां पे गौशाला बनाने की बात कही गई है संरक्षण वाली योजना में, यहाँ पे 140 करोड़ रुपया गवर्नमेंट शेल्टर बनाने के लिए इस बार सैंक्शन की है। ठीक है, तो वही है कि 12,50,000 एनिमल को अब तक टारगेट किया जा चुका है और उनको शेल्टर में ला करके रखा जा चुका है। एक पॉइंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैटल प्रोटेक्शन सेंटर। इसके अंतर्गत ये जो बेसहारा निराश्रित गौवंश संरक्षण योजना है, काऊ प्रोटेक्शन सेंटर बनाया गया, ऐसे घेर बना करके काऊ प्रोटेक्शन सेंटर बनाया गया है। इसके अंतर्गत अर्बन एरियाज में जो सेंटर बनाया गया है उसका नाम है कान्हा काऊ शेल्टर इन अर्बन एरियाज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कान्हा काऊ शेल्टर इन अर्बन एरियाज। शहरों में जो शेल्टर बनाया जाता है उसका नाम क्या रखा गया है? कान्हा काऊ शेल्टर इन अर्बन एरियाज। काऊ शेल्टर अब तक उत्तर प्रदेश में 7,727 स्टेब्लिश किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अंतर्गत टोटल जो जानवर हैं, जो मतलब कि जिनको सुविधा मिल रही है शेल्टर में रखे गए, 12,50,000 जानवर लमसम रखे जा चुके हैं। और टोटल शेल्टर कितने बनाए गए हैं? 7,727 शेल्टर यूपी में अब तक स्टैब्लिश किए जा चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि देखिए, टारगेट ये था कि 12,50,000 जानवरों को शेल्टर देना या एक तरह से गौशाले में रखने का टारगेट था, 12,50,000 का। बट एट ए टाइम जो जानवर मौजूद हैं वो उससे ज्यादा एक्सीड कर गए। वो जानवरों की जनसंख्या कितनी है? 16,35,251 कैटल जो है गौशाले में मौजूद है हमारे यहाँ यूपी में। टारगेट था 12 लाख का, बट हमने कितने गौशाले में रख दिए जानवर? 16 लाख जानवर जो है छुट्टे इस तरह से खुले जो जानवर होते हैं गौशाले में शेल्टर में ला करके रखे जा चुके हैं। ठीक,
ये हो गया। तो ये दोनों दो स्कीमें हो गई। पहले नंबर में शेल्टर क्रिएट करना, शेल्टर क्रिएट यानी कि गौशाला जिसे कहते हैं जगह जगह, और वो जो खुले जानवर हैं वहां ला करके उनको उनके रहने का और पालन पोषण का इंतजाम करना, एक पॉइंट हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने 140 करोड़ रुपए का बजट दिया। स्कीम का क्या नाम है? बेसहारा निराश्रित गौवंश संरक्षण योजना। इसमें काऊ शेल्टर बनाया जाता है या एक तरह से गौशाला बनाया जाता है। हो गया क्लियर? गौशाला बना करके टोटल गौशाले कितने बनाए जाएंगे या शेल्टर होम बनाए जाएंगे? गाय के लिए आपका टारगेट था 7,727 स्टेब्लिश किए जाना था। उन 7,727 गौशालाओं में आपका 12,50,000 जानवर एक तरह से वहां पे रखे जाने के टारगेट थे। बट हमारे पास जो जानवर टोटल पहुंच गए हैं वो 16,35,251 जानवर या एक तरह से गौवंश पहुंच चुके हैं जो कि उन शेल्टर में रह रहे हैं। वो शेल्टर पूरा का पूरा देखभाल किसके अंदर होता है, किसके अधीन होता है? डीएम साहब यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और कोई बंदा अगर उन जानवरों को अडॉप्ट करना चाहे तो मैक्सिमम 4 जानवर एक किसान अडॉप्ट कर सकता है, और पर जानवर फिर गवर्नमेंट उसको 1,500 रुपये एक महीने के हिसाब से रख रखाव के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, देखभाल के लिए 1,500 रुपये गवर्नमेंट देगी। वो इसी स्कीम के अंदर देगी। ये क्या है कि मुख्यमंत्री बेसहारा निराश्रित गौवंश क्या सहभागिता स्कीम के अंतर्गत 1,500 रुपये देगी। तो दोनों दो स्कीमें हैं, इसीलिए मैंने अलग किया। देखिए, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। नंदनी कृषक का मतलब फार्मर, समृद्ध का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी योजना। नंदिनी फार्मर प्रॉस्पेरिटी स्कीम। देखिए, अंडर नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा मिल्क मिशन या नंद बाबा दुग्ध मिशन क्या एक सब स्कीम है, उसका नाम है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किसका स्कीम है? इसी का है, आपका नंद बाबा मिल्क मिशन का ही सब स्कीम है, उसी के अंदर काम कर रही है स्कीम। 50% सब्सिडी दी जाती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की, ठीक है, अप टू मैक्सिमम 25 काउज। अगर एक बंदा कोई गौशाला खोलता है या जानवरों का या डेयरी फार्म खोलता है, गौशाला अलग हो जाएगा, डेयरी फार्म खोलता है, अगर कोई बंदा डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडी या सहायता देती है। उसका नाम है स्कीम का नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना ये एक तरह से इसी स्कीम के अंदर ही चल रही है, काम करती है। जो मेन स्कीम है नंद बाबा मिल्क मिशन, इसी का मेन स्कीम ये है मिशन वाला, और इसी की सब स्कीम का क्या नाम है आपका? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत कोई आदमी अगर डेयरी फार्म खोलता है तो डेयरी फार्म खोलने पे उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। टोटल प्रोजेक्ट कास्ट का 50% गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है। और 25 काऊ मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम 25 काऊ हो, मतलब उससे कम तो हो सकते हैं कितना भी, चाहे एक जानवर आप लीजिए चाहे 2 जानवर ले लीजिए, बट आपका जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें मैक्सिमम 25 काऊ ही रख सकते हैं। और उसका जो एक्सपेंसेस होगा, टोटल एक्सपेंसेस का गवर्नमेंट बियर करेगी 50% एज ए सब्सिडी। मान लीजिए कि आपने 10 लाख का कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसमें मैक्सिमम 25 काऊ तक का आपको स्कीम का फायदा मिलेगा, तो 10 लाख में से 5 लाख गवर्नमेंट बियर कर लेगी, ठीक है। उसके अलावा रिमेनिंग में जो 50% सब्सिडी तो गवर्नमेंट बियर करेगी, और जो रिमेनिंग है मुझे लगता है उसमें 15% किसान को बियर करना पड़ेगा, और 35% फिर किसान को उससे लोन लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ये इस तरह से कुछ प्रॉपर स्कीम है, ठीक है। कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% यूपी गवर्नमेंट बियर कर लेगी, सब्सिडी दे देगी, ठीक है, यानी उसका कोई खर्चा नहीं, 50% गवर्नमेंट वैसे पैसा दे देगी। दूसरे नंबर में जो रिमेनिंग 50% है उसमें 15% किसान को अपनी तरफ से जेब से खर्चा लगाना पड़ेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का, और जो रिमेनिंग 35% बचा उसको बैंक से आपको लोन लेना पड़ेगा। ये इस स्कीम के अंतर्गत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। मैक्सिमम आप 25 काऊ उस शेल्टर में रखेंगे जहां पे ये मतलब तक का लोन रखना है, कितना भी रख लें, बट आपको लोन मिलेगा 25 काऊ मैक्सिमम, ठीक है, उसी का ही खर्चे का। प्रमोट लोकल ब्रीड, इसमें एक चीज ये ध्यान दिया जाएगा कि आप उन्हीं काऊ पे लोन ले सकते हैं जो लोकल ब्रीड्स हैं। लोकल ब्रीड्स का मतलब जैसे साहीवाल, गिर, थार पारकर, ठीक है, तो गिर, साहीवाल, थार पारकर, ताकि आप लोकल इंडिजिनस ब्रीड्स को प्रमोट करें। इंडिजिनस ब्रीड्स के प्रमोशन के लिए, उसके दूध के प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है। तो इंडिजिनस ब्रीड ही होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी 50%, ये क्राइटेरिया है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूटिलाइज सेक्स सॉर्टेड सीमेन थ्रू एआई। एआई का मतलब कि वही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो आपका जो सीमेन है वो इन जानवरों का एक तरह से गवर्नमेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करेगी। देखिए डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी या इंट्रोड्यूस की थी। उसका मकसद क्या था कि नए नए एक तरह से मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश करना। डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार 2022 में लाई थी, 2022 में। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार का पर्पस क्या था कि मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ाना, मिल्क प्रोसेसिंग नए नए यूनिट्स स्टैब्लिश करना। तो टू स्टैब्लिश या इंस्टॉल न्यू मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, इसका एक पर्पस ये था। इंप्रूव कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट बाय 25% और 25% या उससे ज्यादा जो एग्जिस्टिंग मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, क्योंकि हमने 10% दूध को खाली हमें मिल्क प्रोसेसिंग के तौर पे यूज करते हैं और इसीलिए हमको 25% यहाँ पे बढ़ा देना था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि सपोर्टिंग एमएसएमई टू रेज मिल्क प्रोसेसिंग वर्क एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स। जो एमएसएमई है उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, इंसेंटिव्स देगी और मिल्क प्रोसेसिंग के वर्क में इंटरेस्ट लें और उसको बढ़ाएं, आगे करें कार्य को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए क्रिएशन ऑफ द मिल्क कोल्ड चेन एंड चिलिंग सेंटर। मिल्क कोल्ड चेन को बढ़ाने के लिए इसमें दी गई है सब्सिडी वगैरह की बात कही गई है। 10% कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। मैक्सिमम जो है 5 करोड़ जो है स्टैब्लिश इन डेयरी जो है यूनिट अगर आप लगाएंगे तो मैक्सिमम 5 करोड़ का फायदा उठा सकते हैं और 10% जो है सब्सिडी दी जाती है कैपिटल सब्सिडी इस स्कीम के अंतर्गत। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें आपकी चल रही हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे देखिए आपका केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी स्कीम के दर को पहले 5 लाख था उसको 7 लाख ही कितना किया गया, जो कि 7% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बनता है। और पहले ओनली एग्रीकल्चर क्रॉप्स हुआ करते थे, अब आपका डेयरी एनिमल हस्बेंड्री को भी इंक्लूड किया गया और फिशरीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया, यानी कि फिश पालन के लिए या जानवर पालन के लिए भी आप लोन ले सकते हैं केसीसी से, ठीक है। उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीमें जो चल रही हैं जो कि यूपी में स्टेट लेवल पे अप्लाइड हैं। ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपका डेयरी डेवलपमेंट या मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अगर हमें टाइम मिला कि क्या कारण है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज उत्तर प्रदेश में सक्सेस नहीं हो पाई जबकि आपका महाराष्ट्र में, गुजरात में ये बहुत ही हाईली सक्सेस हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है जो अगर कभी टाइम मिला तो मैं आपको डिस्कस करूंगा जरूर। और यहीं पे एंड करता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।